हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, तो 4 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अंतर्निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वे विधि। अब आज हम लोग 2 मेथड एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के समझ लीजिए अपोजिट हैं। 5वां है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और 6ठा है आपका अनुप्रस्थ काट विधि। यानी कालानुक्रमिक विधि और अनुप्रस्थ काट विधि, इन दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कालानुक्रमिक विधि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या होता है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जेंडन क्या कहते हैं कालानुक्रमिक विधि को परिभाषित करते हुए? ये कहते हैं, यह एक ऐसी विधि है जिसमें वैज्ञानिक कुछ व्यक्तियों का अध्ययन भिन्न भिन्न समय पर उनके व्यवहार एवं अन्य गुणों में होने वाली परिवर्तनों के आधार पर करता है। यानी कि इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कालानुक्रमिक विधि की मुख्यतः 2 विशेषताएं होती हैं। क्या 2 विशेषताएं मुख्य होती हैं? पहला तो इसमें व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है अध्ययन बार बार भिन्न समय अंतराल के बाद दोहराया जाता है। तो देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है उसमें सैम्पल्स चेंज नहीं होते हैं, यानी प्रतिदर्श एक ही रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड में, जैसे मान लीजिए T1, T2, T3 टाइम पीरियड है, तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं या सैम्पल्स होते हैं उनका जो नंबर है वो घटता बढ़ता नहीं है, ग्रुप सेम होता है, ठीक है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड में समय बदलता है, भिन्न भिन्न समय अंतरालों पे एक ही समूह पर कई बार अध्ययन किया जाता है। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड। देखिए आगे क्या लिखा है, अध्ययन कितनी बार दोहराया जाएगा यह अध्ययनकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो स्टडी है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए केवल फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम के लिए ही दोहराया जाएगा। ये डिपेंड करता है जो रिसर्चर है उसका उद्देश्य क्या है। यानी कि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। इसी तरह से एक अध्ययन से दूसरे अध्ययन के बीच का समय कितना होगा, इसके बारे में भी कोई निश्चित नियम नहीं होता है। यानी कि इसमें 2 चीज़ें निश्चित नहीं हैं। एक तो अध्ययन जो है कितनी बार दोहराया जाएगा उसी ग्रुप पर। दूसरी चीज़ जो है कि एक अध्ययन यानी एक स्टडी से दूसरे स्टडी के बीच में कितना समय होगा, मतलब बीच का समय कितना होगा, ये भी निश्चित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसका निर्णय अध्ययनकर्ता अध्ययन की जाने वाली समस्या के स्वरूप तथा अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, इस विधि का प्रयोग विशेषकर वैसी परिस्थिति में किया जाता है जब अध्ययनकर्ता व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता है। अब जैसे इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए एक रिसर्चर जो है बच्चों के भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेशीय विकास यानी मोटर डेवलपमेंट तथा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अध्ययन करना चाहता है। तो यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अध्ययन करने के लिए वह किस विधि का यूज़ कर सकता है? लॉन्गिट्यूडनल मेथड का यूज़ कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कॉगन तथा मॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि काफ़ी मशहूर है। इसमें उन्होंने क्या किया था, इस अध्ययन में 71 बच्चों के व्यक्तित्व विकास का अध्ययन, ठीक है, 71 बच्चों के व्यक्तित्व विकास का अध्ययन यानी किसका? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अध्ययन भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर किया, ठीक है। तो इस अध्ययन का जो नाम था द वर्थ टू मैच्योरिटी नाम दिया गया। इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखिए क्या आया था, वयस्क के रूप में व्यक्ति में पाए जाने वाले बहुत से शील गुणों का विकास बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि वयस्क के रूप में व्यक्तित्व में पाए जाने वाले बहुत से शील गुणों का विकास बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जियां पियाजे का नाम सुना होगा। इन्होंने भी एक स्टडी की थी। तो इनकी जो स्टडी है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है।
ठीक है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले कालानुक्रमिक विधि के गुण देखिए क्या है। इसके गुण जो हैं, इस विधि द्वारा व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किया जाना संभव होता है। यानी जो भी क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं किसमें, व्यवहारों या मानसिक प्रक्रियाओं में, उसका एक सिस्टमैटिक स्टडी कर पाना किस में संभव होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में संभव होता है। जैसे मान लीजिए एक टाइम फ्रेम मैं बनाता हूँ, ये मान लीजिए कोई ग्रुप है, ग्रुप यहाँ पर सेम है, इसका स्टडी कोई रिसर्चर कर रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड में, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, यानी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रुप जो है चेंज नहीं हो रहा है और डिफरेंट बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेस का जो है अध्ययन वो रिसर्चर डिफरेंट टाइम पीरियड में कर रहा है। यानी मान लीजिए किसी जब इस ग्रुप की उम्र 4 वर्ष थी तो उसने अध्ययन किया, फिर 6 वर्ष होने पर ये अध्ययन किया, फिर 10 ईयर में, फिर 16 ईयर पे। यानी एक तरीके से इसने जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का ही देखिए ये रूप है। समय बदल रहा है किंतु सैंपल हमारे फिक्स हैं। ग्रुप वन जो है, मतलब सैंपल्स जितने भी हैं, 5 है, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी सैंपल रिसर्चर ने सेलेक्ट किए हैं वो नहीं बदले। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस विधि में प्रतिदर्श को समान एवं तुल्य रखने से संबंधित समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्तियों का एक ही समूह होता है जिसे भिन्न भिन्न समय अंतराल पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जो सैंपल्स हैं उनके इक्विवेलेंसी का टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम एक ही ग्रुप लेते हैं, सेम एज ग्रुप, तो इसमें क्या होता है कि ये समस्या नहीं होती है कि ग्रुप हमें इक्विवेलेंट करना होगा, क्योंकि ग्रुप हमारे पास एक ही होता है सेम एट्रीब्यूट्स वाले। अगला देखिए क्या है। इस विधि में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यथार्थ रूप से व्याख्या करने में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि अध्ययन भिन्न भिन्न प्राणी के भिन्न भिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो फाइंड किया जाता है काफ़ी आसानी से पाया जा सकता है। तो ये इसके गुण थे। अब दोष की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है दोष। देखिए आप समझ रहे होंगे, जब यह विधि कई सालों तक चलती है एक ही ग्रुप पर, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें कमी क्या है, इसमें ये बहुत ही टाइम टेकन होता है। यानी इस विधि में समय अधिक लगता है, और जब समय अधिक लगेगा तो धन भी काफ़ी खर्च होगा। अतः यह विधि समय तथा धन के ख्याल से काफ़ी महंगी है। सबसे बड़ा अवगुण इसका ये है। दूसरी बात करें, प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब अध्ययन कई वर्षों तक चलता है तो जो सब्जेक्ट होती हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कमती चली जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम की वैधता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी देखिए अभी जैसा कि शुरुआत में पहली लाइन में ही बताया कि इस विधि में काफ़ी समय लगता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए जो सैंपल्स हैं, शुरुआत में आपने 70 सैंपल सेलेक्ट किए हैं, लेकिन बीच में चलते कुछ सैंपल्स जो हैं बीच में ही ड्रॉप आउट हो गया, तो 35 मान लीजिए बच्चे, 35 जो है ड्रॉप आउट हो गया। अब क्या हुआ, स्टडी तो चल रही है लेकिन 35 सैंपल्स आपके ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो इससे क्या है, जो रिज़ल्ट आएगा वो वांछनीय नहीं होगा। यानी रिसर्चर ने जो सोच के सैंपल सेलेक्ट किया था लेकिन बीच में ही सैंपल्स ने छोड़ दिए, तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट पर क्या हुआ, अफेक्ट पड़ा, और इससे क्या है, परिणाम की जो वैधता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, अध्ययनकर्ता दो विभिन्न समय अंतरालों पर किए जाने वाले अध्ययन के बीच वातावरण को नियंत्रित नहीं रख पाता है। और देखिए सबसे बड़ी एक कमी क्या है, मान लीजिए टाइम फ्रेम 2 तो ले लिया अध्ययनकर्ता ने, लेकिन इसमें होता क्या है, ग्रुप एक ही है, टाइम फ्रेम 2 है। तो इसमें होता क्या है, जो एनवायरनमेंट होता है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए जो एनवायरनमेंट होता है उसको एक समान और समरूप बनाए रखना कठिन होता है। मान लीजिए टाइम T1 में जो एनवायरनमेंट था काफ़ी कंट्रोल था और सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन समय बीतते क्या हुआ, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डेविएशन होने लगा, और इस डेविएशन की वजह से भी जो निष्कर्ष है वो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगा, वैलिडिटी फिर से इसकी कम हो जाएगी, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के दोस्त हैं ये, वैलिडिटी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी कम हो जाती है, समय और धन काफ़ी खर्च होता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, इस तरह के अध्ययन में एज डिफरेंस से उत्पन्न अंतर को तथा इम्प्रूव्ड असेसमेंट से उत्पन्न अंतर से भिन्न नहीं कर पाता है। यानी जो इसमें अध्ययन जब रिसर्चर करता है तो जो निष्कर्ष आ रहा है वो एज डिफरेंस की वजह से है या इम्प्रूव्ड असेसमेंट की वजह से है, इसमें भी अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है।
यानी कि आश्रित चर में होने वाला अंतर का कारण उम्र में वृद्धि या फिर मापन प्रविधियों का पहले से अधिक उन्नत होना कुछ भी हो सकता है। यानी जैसे जो मापन मेजरमेंट टेक्निक है, इम्प्रूव्ड असेसमेंट टेक्निक है, और जो एज डिफरेंस है, अब किसकी वजह से अंतर आ रहा है रिजल्ट में, ये रिसर्चर के लिए डिफाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड। जैसा कि मैंने कहा दोनों मेथड एक साथ ही पढ़ेंगे। तो आज का जो 6 मेथड है, अनुप्रस्थ काट विधि या क्रॉस सेक्शनल मेथड जिसे हम कहते हैं, उसको देखते हैं। देखिए क्या है, तो जो अनुप्रस्थ काट विधि है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड का जस्ट उल्टा है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। तो यह विधि कालानुक्रमिक विधि यानी लॉन्गिट्यूडनल मेथड का ठीक विपरीत है। इसमें देखिए क्या होता है, इस विधि में अध्ययनकर्ता भिन्न भिन्न एज यानी उम्र एवं सामाजिक आर्थिक स्तरों से व्यक्तियों के चयन कर कई समूह बनाता है जिनका अध्ययन एक ही समय में एक साथ किया जाता है। देखिए जैसा कि अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि क्रॉस सेक्शनल मेथड और लॉन्गिट्यूडनल मेथड में डिफरेंस क्या है। लॉन्गिट्यूडनल मेथड में टाइम अलग अलग टाइम पर एक ही ग्रुप पर अध्ययन करता है रिसर्चर, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम एक ही होता है, ग्रुप कई होते हैं। किसमें? क्रॉस सेक्शनल मेथड में। केवल यही डिफरेंस है, टाइम एक ही है लेकिन ग्रुप एक साथ कई ग्रुप पर जो है रिसर्चर अध्ययन करता है। तो इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? कोहोर्ट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहोर्ट ग्रुप कहते हैं। यानी कि उसके बाद इन सभी समूहों में अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का मापन कर आपस में तुलना करता है। इस तरह से इस विधि में कई दस्ता समूह कोहोर्ट ग्रुप तैयार कर उनका एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कोहोर्ट ग्रुप क्या होता है। दस्ता समूह वैसे समूह को कहा जाता है जिनके सभी सदस्य का जन्म एक साल या एक विशेष अवधि में होता है। जैसा कि शुरुआत में ही लाइन में था, सेम एज वाले जो ग्रुप होते हैं उसे हम कोहोर्ट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे 1990 में बच्चे जन्मों का समूह, या 1900 में बच्चे जन्मों का समूह, या 1950 में बच्चे जन्मों का समूह, इसे हम कोहोर्ट ग्रुप या दस्ता समूह कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई कोहोर्ट ग्रुप। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, एक जैसे क्या लिखा है, 1950 में जन्मे सभी भारतीय एक दस्ता समूह के उदाहरण होंगे, परंतु 1900 में जन्मे सभी भारतीय दूसरे दस्ता समूह या कोहोर्ट ग्रुप के उदाहरण होंगे। अब देखिए क्या है, इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भिन्न भिन्न उम्रों एवं सामाजिक आर्थिक स्तर से चयन किया गया व्यक्तियों का समूह एक प्रातिनिधिक समूह है या नहीं है। यानी कि इस विधि यानी जो क्रॉस सेक्शनल मेथड है, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो रिसर्चर है वो मान लीजिए जितने भी ग्रुप बना रहा है डिफरेंट एज लेवल्स के और सामाजिक आर्थिक स्तर के, तो जो व्यक्ति चुने गए हैं उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉपुलेशन का नहीं। यानी कि अगर जो आपका सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, जो आपका सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है, तो जो रिज़ल्ट है, जो निष्कर्ष है, वो सही निष्कर्ष आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इस विधि की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि जो प्रतिदर्श का चयन है यादृच्छिक ढंग से हो। यानी देखिए ये इस विधि की शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है, जो सैंपल्स सेलेक्ट किए गए हों वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हों, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो सैंपल सेलेक्ट किए हों उनका जो चयन है रैंडमली सेलेक्ट किए गए हों, यानी इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, यानी जितने भी सैंपल्स हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट किया गया हो, उसमें रिसर्चर का किसी भी प्रकार का प्रीजुडिस तथा पक्षपात यानी पूर्वाग्रह और पक्षपात शामिल ना हो, तभी जो है इस मेथड का निष्कर्ष जो है सही प्राप्त होगा। तो देखिए ये इसकी विशेषताएं थी कि जो सैंपल्स होना चाहिए वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सैंपल्स का जो सिलेक्शन होना चाहिए रैंडमली सेलेक्ट होने चाहिए सैंपल, इसमें कोई प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए यानी कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कोई बायसिंग नहीं होनी चाहिए, किसकी? रिसर्चर की। ठीक है, वैसे देखिए प्रीजुडिस और बायसिंग ये तो हर रिसर्च मेथड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं जिस भी मेथड में, पूरे रिजल्ट का निष्कर्ष और पूरे अध्ययन का रिजल्ट बदल के रख देते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए अनुप्रस्थ काट विधि के भी कुछ गुण दोष हैं। तो सबसे पहले इनके गुण की बात कर लेते हैं।
तो देखिए इसका गुण क्या है, इस विधि से अध्ययन करने में समय की काफ़ी बचत होती है क्योंकि भिन्न भिन्न समूहों का चयन कर उन पर एक ही बार में आंकड़े संग्रह कर लिए जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, समय की काफ़ी बचत होती है। यानी लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या था, आपको किसी भी रिसर्चर को कई सालों तक अध्ययन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे का अध्ययन वो करना चाहता है कि 0 से 18 साल तक के बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मान लीजिए उसे 18 साल तक तो उसका अध्ययन करना ही करना है, तो उसका पूरी कह लीजिए एक पार्ट ऑफ लाइफ पूरी बीत जाती है अध्ययन करने में ही। तो इसमें क्या है, भिन्न भिन्न समूहों का एक ही समय में अध्ययन हो जाता है और आंकड़े जो हैं एक ही बार में एकत्रित कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें समय की हाँ ये हो गया। सेकंड दोष इसका है, गुण माफ़ कीजिएगा, इसमें धन भी काफ़ी कम खर्च होता है। भाई जाहिर सी बात है, समय और धन दोनों बचेगा। जब एक ही समय में सारे ग्रुप का अध्ययन हो गया तो क्या है, हमारा टाइम भी बचा और हमारा मनी भी बचा, धन भी बचा। यानी कि ये एक तरीके का काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इस विधि से अध्ययन करने में काफ़ी लंबे समय तक सब्जेक्ट्स के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वही चीज़ देखिए, जब सब्जेक्ट्स को लंबे समय तक आप इंगेज रखेंगे तो उनके ड्रॉप आउट होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो ये कमी यहाँ पर नहीं है, इस विधि का यही फ़ायदा है कि सब्जेक्ट्स के ड्रॉप आउट होने की कोई टेंशन नहीं है। आगे देखिए क्या है, इस विधि से अध्ययन करने पर प्राप्त आंकड़े को काफ़ी लंबे समय तक संग्रह करके रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसके गुण हैं। अब दोष की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ दोष भी हैं, क्या है देखिए, इस विधि से अध्ययन करने में व्यक्तियों के समूह में होने वाले परिवर्तन की दिशा का पता नहीं चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अध्ययन भिन्न भिन्न समय अंतराल पर ना करके एक ही समय में कर लिया जाता है। यानी इसका फ़ायदा तो ये है कि कई ग्रुप का एक साथ अध्ययन हम आसानी से एक ही समय में कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रुप में परिवर्तन हो रहा है उसकी दिशा का पता इस विधि में नहीं चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसकी दोष हैं, भिन्न भिन्न समूहों जिनका अध्ययन किया जा रहा है का आपस में तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि समूह भिन्न भिन्न स्तर के हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है, हम भिन्न भिन्न समूहों का कंपैरिजन यानी तुलना नहीं कर सकते हैं हम भिन्न भिन्न समूहों के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के सैंपल्स होते हैं। अगली कमी की बात करें तो देखिए क्या है, इस विधि में जो है किसी एक व्यक्ति में होने वाले विकास तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को भी ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टेम्पलिन ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने 60 बच्चों पर अध्ययन किया, 60 बच्चों को सिलेक्ट किया, जिसमें उन्होंने 3 साल के बच्चों का ग्रुप बनाया, 3.5 साल के बच्चों का ग्रुप बनाया, 4.5 साल के बच्चों का ग्रुप बनाया, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल के बच्चों के ग्रुप बनाए। यानी टोटल 60 बच्चे लिए, जिसमें से जिनकी उम्र 3 से 8 साल के बीच में थी। यानी अगर ग्रुप की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग इतने ग्रुप इस एज लेवल के ग्रुप बना लिए थे। और उसमें उन्होंने किया क्या था, इसमें बच्चों के भाषा विकास का अध्ययन किया था एक ही समय में। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का इन्होंने अध्ययन किया था कि बच्चों में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है भिन्न भिन्न उम्र के स्तर के बच्चों में कैसा होता है, इस बात का अध्ययन किया था। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वर्सेस क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि पहला है, अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज़ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, एक तरीके का ऑब्जर्वेशनल स्टडी का टाइप है, अवलोकन अध्ययन है। दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेडली एग्जामाइनिंग द सेम सब्जेक्ट्स टू डिटेक्ट चेंजेस दैट में अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने बता दिया कि एक ही ग्रुप या एक ही सब्जेक्ट पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो क्रॉस सेक्शन में क्या है, ये जस्ट उल्टा है ना। ये इसमें हम भिन्न भिन्न समूहों का एक ही समय में जो है अध्ययन कर लेते हैं, आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये बता दिया, ये रिपीटेड प्रोसेस है, ये केवल एक समय में ही पूरा हो जाता है। ऑब्जर्व द सेम सिंपल, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑब्जर्व द सेम सैंपल जो है सेम होते हैं। इसमें डिफरेंट सैंपल्स होते हैं क्रॉस सेक्शन में,
ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का अगला क्या है, ऑब्जर्व चेंज एट बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल लेवल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल दोनों पर ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है आपका एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये बता ही दिया। और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है, सेम चीज़ है, मैंने बस इसको रख लिया है कि आप लोग देखकर समझ लें और इसको नोट डाउन कर लें अपने हिसाब से। अगर हम फिगर वाइज बात करें तो देखिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस स्टडी एट द सेम टाइम, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, वन ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इस फिगर में भी ये चीज़ दर्शाई गई है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक ही ग्रुप है, टाइम चेंज है। यानी मेन डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम जो है क्रॉस सेक्शन में एक होता है, ग्रुप अलग अलग होते हैं, इसमें टाइम कई होते हैं, ग्रुप एक होता है, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। तो ये था आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, आप बहुत से ऐसे मेथड्स हैं, क्या बोलते हैं, टॉपिक्स हैं जो कि मैंने रिसर्च मेथडोलॉजी के प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। जैसे बहुत से टॉपिक बीच बीच में आ रहे थे कि सैम्पलिंग क्या है, अभी इसमें भी आया था, हाइपोथेसिस क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है ना, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे यूजीसी नेट साइकोलॉजी एजुकेशन हो, पीजीटी साइकोलॉजी एजुकेशन हो, सबके लिए ये सारे टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चैनल पर एक बार विजिट करके इन सारे वीडियोस को ज़रूर एक बार देखिए, कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, समझ में आएंगे। और अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन साइकोलॉजी, पीजीटी साइकोलॉजी एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जॉब की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।